जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सामने आ रहा था कि कौन से पॉसिबल चांसेस होते हैं मिस्टेक करने के कि जिससे आपके रिजल्ट ख़राब हो जाए, टेस्टिंग के रिजल्ट आपके ख़राब हो जाए। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हम नॉर्मली कर जाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा वास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एनालिसिस आप क्यूसी के अंदर करते हैं। कोई एक टाइप की एनालिसिस नहीं होती। आप टाइट्रेशन भी क्यूसी के अंदर कर रहे होते हैं, आप एचपीएलसी पे ऐसे भी कर रहे होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ करते हैं और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी यूज़ करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी एनालिसिस कर रहे होते हैं और बेसिक टाइट्रेशन भी करते हैं एंड सो ऑन डिफरेंट। और हर जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया है, प्रोसीजर डिफरेंट है और वहाँ पे एरर के चांसेस भी डिफरेंट होते हैं। तो मैं एक बेस बना के आपको बताता हूँ, अगर आप एचपीएलसी पे ऐसे करते हैं, एचपीएलसी पे ऐसे कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो कौन से पॉसिबल मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं जो आप कर जाते हैं जिससे आपके रिजल्ट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वन बाय वन में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लें, आपके काम आएंगे। अक्सर नॉर्मली ये मिस्टेक्स आप करते हैं जिससे कि आपके रिजल्ट्स खराब होते हैं, आपके ऐसे के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, आपकी मिस्टेक्स की वजह से आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। इसमें नंबर वन क्या है? नंबर वन पॉइंट है इनकरेक्ट वेइंग। जब भी आप वेइंग ठीक तरीके से नहीं करते बैलेंस के ऊपर, जैसे पोरिंग करना, बटर पेपर पर लेना, एक्यूरेटली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर न डालना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका वेट था 50 मिलीग्राम लेना था, आपने 50 मिलीग्राम लेना था, लेकिन आपने बैलेंस पे नोट किया 49.9, लेकिन इनफैक्ट वो गया 50.2 मिलीग्राम। तो डेफिनेटली 0.3 का जो डिफरेंस आया, इससे आपकी कैलकुलेशन में फर्क आएगा, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। लोअर भी बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड के केस पे भी और सैंपल के केस में, दोनों केस में। अगर आप इनकरेक्ट वेइंग करते हैं, जो सबसे बेसिक और इनिशियल क्राइटेरिया है, अगर वो आपकी ठीक नहीं होती, पोरिंग करना, ग्लास पेपर से बटर पेपर पे कैसे सही तरीके से वेट करते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। इसमें हमेशा लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ, हमेशा नेगेटिव बैलेंस पे वेइंग किया करें, नेगेटिव वेइंग दिया करें, यानी बटर पेपर को टेयर करके फिर वो वेइंग प्रूव करके वापस एम्प्टी बटर पेपर रखें, तो उससे जो है ना एक्यूरेट वो कंटेंट जो है ना आपका, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जाता है। हमेशा नेगेटिव वेइंग किया करें, इससे एरर के चांसेस कम होते हैं। पहला पॉसिबल चांसेस है इनकरेक्ट वेइंग। अगर आप इनकरेक्ट वेइंग करते हैं तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है, वो है बैलेंस कैलिब्रेशन का। नॉर्मल लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि बैलेंस को कैलिब्रेट नहीं करते, बैलेंस का जो बैलेंसिंग ही है, वो एयर बबल जो होता है वो भी ठीक नहीं करते, जिससे बैलेंस की परफॉर्मेंस आउट रहती है। आएंगे फटाफट फौरन से जल्दी से बैलेंस पे वेइंग किया, देखा ही नहीं कि बैलेंस कैलिब्रेट हुआ है या वेरीफाई हुआ है या नहीं, तो उसकी एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं, और जल्दी से वेट करके चले जाते हैं। पता चलता है कि वो तो अभी कैलिब्रेट ही सुबह सुबह नहीं था, 8:20 पे आपने वेइंग कर लिया, अभी तो कैलिब्रेट किया ही नहीं किसी ने। तो ये बड़ी मिस्टेक क्यूसी के अंदर देखी जाती है, इससे आपका एक्यूरेट वेट आपका नहीं जाता। तो दूसरी कॉमन मिस्टेक है जिससे आपके रिजल्ट खराब होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं ऐसे के रिजल्ट, वो है बैलेंस का कैलिब्रेशन न होना। और बिफोर कैलिब्रेशन आप वेट कर लेना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इनकरेक्ट कॉलम को चूज करना। एचपीएलसी में जाहिर है आप काम करते हैं तो आपको कॉलम यूज करना पड़ता है, तो इनकरेक्ट कॉलम, या में आप जल्दबाजी करते हैं। ये वो मिस्टेक्स बता रहा हूं जो आप जल्दी में कर जाते हैं। आप आज जल्दी से मैं कॉलम देखा और लगा दिया, हो सकता है आपने पुरानी लॉट का कॉलम उठा लो और जल्दी से कॉलम ठीक तरीके से वॉश भी नहीं था, आपने उस पर काम करके एनालिसिस कर दी। डेफिनेटली उस कॉलम पर आप काम करेंगे, वो कंटामिनेटेड कॉलम था, कॉलम ही इनकरेक्ट आपने उठा लिया, तो वो आपकी प्रोडक्ट से सिमिलर ही नहीं था, तो आप उस पर वर्किंग कर रहे होंगे, 2 से 4 घंटे आपके खराब हो जाएंगे और आपकी पी की ठीक तरीके से नहीं आ रही। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, आपका टाइम लॉस, टाइम का वेस्ट और आपके एनालिसिस का टाइम लॉस हो जाता है। ये चीज बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं, कॉलम इनकरेक्ट चूज करना, या तो अगर सही ले भी लिया वो ठीक तरीके से वॉश भी नहीं था, कंटामिनेटेड कॉलम था, जिससे भी आपके रिजल्ट, आपकी एनालिसिस इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 4 पे, वो है अनक्लीन्ड ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर्स का अगर क्लीन नहीं है ठीक तरीके से, इसमें आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गई, आपकी पाइपेट्स हो गई, जिसमें आप प्रिपरेशन बना रहे हैं, जिसमें वेइंग कर रहे हैं, अगर ग्लासवेयर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली कंटामिनेंट्स आपके सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपकी एनालिसिस खराब होती है। दूसरा, इटसेल्फ आपकी जो एसे के रिजल्ट है वो भी खराब हो सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, कोई गिलास फिर कंटामिनेंट आपने यूज किया, उससे कोई कंटामिनेशन आपके सिस्टम में गई, कोई एक्स्ट्रा पीक नजर आ सकती किसी सॉल्वेंट्स की, कोई एक्स्ट्रा
पीक आपको नजर आ गई, आपकी रिक्वायर्ड डोमिनेंट पीक से पहले या बाद में, या कोई उसके साथ इंटरफेरेंस कर रही, आप देखेंगे ये क्या चीज आ गई, इस पर क्वेश्चन हाईलाइट हो सकता है वो एक्स्ट्रा पीक आने के बाद वो क्रोमेटोग्राम जो है वो सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर पे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा हो, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्लासवेयर की जो कंटामिनेशन है वो आपके रिजल्ट को भी खराब कर सकती है, आपके रिजल्ट इन सेंस ऑफ पीक को भी आप खराब कर सकता है, इन सेंस ऑफ आपके क्रोमेटोग्राम की जो कॉस्मेटिक टच है उसको भी खराब कर सकता है, और वो कॉस्मेटिक टच नहीं होगा तो आपका क्रोमेटोग्राम एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए भी आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए अगर ग्लासवेयर आपने कंटामिनेटेड यूज कर लिया, ठीक तरीके से वॉश नहीं था, तो भी आपके रिजल्ट खराब होते हैं। ये भी काम जल्दबाजी में आप करते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट कंटामिनेशन। आप देखते ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी एनालिसिस के अंदर आपको जो डायल्यूट रिक्वायर्ड था और उसमें डायल्यूट बनाने के लिए कोई मिथेनॉल आपको चाहिए था, और आप देखते हैं कि बीकर के अंदर बाहर मिथेनॉल पड़ा था, किसी ने लिखा हुआ था और वो ओपन रखा हुआ था, आपने स्टॉक बोतल से मिथेनॉल लिया ही नहीं। ये लोग बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं। जो ओपन मिथेनॉल पड़ा होता है वो ठीक नहीं होता, उसको आप, मैं लोगों को रेकमेंड ये करता हूँ उसको आप इंसिनेट कर दे रिक्वायर्ड चीज के अंदर। जब भी एनालिसिस कर रहे हो आप फ्रेशली मिथेनॉल जो है ना, जो आपका चैम्बर होता है कंटामिनेट जब सेव करते हैं, जब स्टोरेज करते हैं आप, फ्यूमिंग हुड जिसे कह लें, या जो आपका स्टोरेज सॉल्वेंट का चैम्बर होता है, आजकल तो कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड आते हैं, बने हुए आते हैं, बस लेबोरेटरी में पुराने जमाने में लोग बना के रखते थे, डक्टिंग लगी होती थी, तो वहां से फ्रेश सॉल्वेंट निकाला करे, आल्दो कि वो बोतल ओपन हुई हो, खोल की यूज्ड बोतल हो, लेकिन उस बोतल के अंदर जो स्टॉक बोतल होती कंपनी की तरफ से, उसमें आपकी चीज सही रहती। वहां से अगर आपको 100 ml चाहिए तो वहां से ले, किसी बीकर पे टेबल पे अक्सर लोग पड़ा हुआ कोई भी मिथेनॉल उठा के अपनी एनालिसिस में यूज कर लेते हैं, डायल्यूट में यूज करते हैं, वो आपके रिजल्ट में फर्क ला सकता है, आपकी एनालिसिस में कंटामिनेशन शो कर सकता है। हो सकता है किसी ने यूज किया हो, कंटामिनेटेड हो, तो इस तरीके से कोई दूसरा सॉल्वेंट्स की कंटामिनेशन जो आपके रिजल्ट को खराब करती है। तो हमेशा सॉल्वेंट डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है तो फ्रेश लें, जो आपकी बोतल के अंदर, वॉशिंग बोतल, कोई ओपनली चीज किसी टेबल पे पड़ी हुई यूज नहीं करे जिसके ऊपर कोई लेबल भी नहीं है। तो ऐसे लोग मिस्टेक करते हैं कि फौरन जल्दी के चक्कर में किसी का पड़ा हुआ मिथेनॉल, हाँ मिथेनॉल लिखा हुआ ले लिया, आल्दो कि वो कंटामिनेटेड हो, फिर आपको नहीं पता हो क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए सॉल्वेंट की कंटामिनेशन किसी भी सेंस में आपके रिजल्ट को खराब करती है, तो आपने इससे अवॉइड करना है कि आपका अगर सॉल्वेंट कंटामिनेशन है तो अभी आपके पॉसिबल चांसेस होते हैं, मिस्टेक्स होती है, जिससे आपके रिजल्ट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनकरेक्ट सैंपल और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। जो स्टैंडर्ड और सैंपल आप बना रहे होते हैं, मैं एचपीएलसी एसए की बात कर रहा हूं, वो आप ठीक तरीके से नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए, आप सही तरीके से डिसॉल्व नहीं करते, सोनिकेट नहीं करते, सेडिमेंट्स पार्टिकल स्टैंडर्ड के अंदर नजर आ रहे होते हैं आपको, तो वो आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से डिसॉल्व ही नहीं हुआ, इससे आपके रिजल्ट हमेशा इफेक्ट होंगे, सही रिजल्ट आपके नहीं हो सकता। 90 में रिजल्ट आ जाए, आपके 90% आ जाए, लिमिट से लो हो जाए। और उसके बाद दूसरा सैंपल की प्रिपरेशन आप बहुत मिस्टेक करते हैं, स्टेप को बाईपास करते हैं। लिखा हुआ है कि इतने घंटे हीट करनी है, आप नहीं करते। लिखा हुआ है कि 10 मिनट तक सोनिकेट में रखना, आप नहीं करते, आप जल्दबाजी में काम करते। ये आपके हाथ में होने वाली एरर्स हैं। और लिखा है कि डिसॉल्व ठीक तरीके से करना है, मिक्सिंग स्टीरर पे 5 मिनट लिखना है, तो आप नहीं करते। आप स्टेप जो लिखे हुए एसओपी के अंदर उसको आप स्किप करते हैं, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड और सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता, और डेफिनेटली फिर आपके रिजल्ट लोअर साइड पे आ रहे होते हैं। आल्दो कि आपकी पीक भी सही आ गई, सब कुछ चल गया, लेकिन आपके रिजल्ट लोअर साइड पे, आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट तो 90% आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सारा दिन की मेहनत, सब टाइम खराब, और आपको फिर रिकमेंडेशन होती है कि रिपीट एनालिसिस करें, तो फिर आपका इमेज खराब, सिस्टम के ऑडिट ट्रेल का इमेज भी खराब, और बहुत से एंगल से आपका अपना इमेज लेबोरेटरी के अंदर खराब होता है। इसलिए अगर आप ये काम करते हैं कि इनकरेक्ट सैंपल स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो भी पॉसिबल चांसेस होते हैं आपके रिजल्ट ठीक नहीं है, आपकी एनालिसिस खराब होती है। नंबर 7 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट पीक सिलेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो एचपीएलसी पे पीक आ रही है आपके सामने, लोग क्या करते हैं कि पीक की शेप को कंसीडर नहीं कर रहे, शोल्डरिंग आ रही है हल्के से, पीक के ऊपर जा रही है, और जब टेलिंग साइड से आके थोड़ी सी शोल्डर शो कर रही है, फिर भी उस पीक को ले रहे हैं, आल्दो कि वो सिस्टम सूटेबिलिटी के क्राइटेरिया पे पूरी भी नहीं उतर रही, ठीक है, और उस पीक को ले रहे हो, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। हो सकता है 110% भी आ जाए, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, हो सकता है कि लोअर साइड में आ जाए, आप रिजल्ट रिपोर्ट कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, और ट्रेल में सब कुछ आ गया, आल्दो कि वो रिजल्ट आपके ठीक नहीं होते। मार्केट में सैंपल उठता है तो रिजल्ट तो बहुत सारे लोअर साइड पे आ रहे होते हैं, आप उसको गलत पास कर चुके होते हैं। तो इसलिए एनालिसिस में, एचपीएलसी एनालिसिस में जो पीक शेप है बहुत मैटर करती है। वो पीक्स लिया कर जो सिमेट्रिकल पीक हो, अगर टेलिंग फैक्टर है तो लिमिट में होना चाहिए, बहुत मैटर करती है चीजें। तो ऐसी पीक जो अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं कि इनकरेक्ट पीक सेलेक्ट कर लिया, और इसमें इनकरेक्ट पीक के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, इनकरेक्ट पीक सिलेक्शन में आप इंटीग्रेशन गलत कर देते हैं।
पीक को कट ऑफ जो है वो गलत तरीके से कर देते हैं आप, क्योंकि आपके हल्की सी शोल्डरिंग आ गई जिससे कि टेलिंग बढ़ रहा होता है, तो आप पीक को ओवरऑल काट देते हैं, बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होती है लेबोरेटरी के अंदर आप मैनुअल इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी ऑटो इंटीग्रेशन नहीं जाता, चाहे एम्पावर का सॉफ्टवेयर हो या एलसी सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर, यूरोक्रम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिलेंट यूज कर रहे हैं, शिमार्स यूज कर रहे हैं, ज्यादातर 98% लोग मैनुअल इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैनुअल इंटीग्रेशन में कोई कबात नहीं, लोग यूज करते हैं, यही हर जगह लोग हो रही होती है, हम भी करते हैं। तो उसमें आप पीक की जो कट ऑफ है उसमें आप गड़बड़ करते हैं, जिससे आपके रिजल्ट खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग नहीं। ठीक है, तो इसमें बड़ा 6-7 पॉइंट था इनकरेक्ट पीक सिलेक्शन, जिसके साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए मैंने, वो मैटर करते हैं। अच्छा, नंबर 8 पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक एस्से की। आप अक्सर ये नोट कर रहे होते हैं कि आप कैलकुलेशन के अंदर गलत वेट लगा देते हैं स्टैंडर्ड का या सैंपल का, या पोटेंसी गलत यूज कर रहे थे। जो स्टैंडर्ड की पोटेंसी थी वो के ऊपर लिखी 99.8, आपने लगा दी 99%, 99.1%। तो बाद में देखते कि रिजल्ट मेरे कुछ हैं और कैलकुलेशन की रिपोर्ट करने करते, कैलकुलेशन करने के बाद रिपोर्ट निकाल लेते और जब चेक करते कि यार मैंने तो पोटेंसी गलत लगा दी थी और वो रिपोर्ट आगे जा चुकी होती है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके इमेज पे, आपके वर्किंग बिहेवियर के ऊपर। तो इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक से आपने हमेशा बचना है। बड़ी केयरफुली, ध्यान से, सुकून से कैलकुलेशन किया करें। ऐसे कि जल्दबाजी में डॉक्यूमेंटेशन में जो आप कैलकुलेशन करते हैं उससे पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपके रिजल्ट खराब कैलकुलेट हो जाए। ऑल्दो कि आपके रिजल्ट ठीक आ रहे होंगे लेकिन आप गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हैंडलिंग फेलियर। नंबर 9 पे है हैंडलिंग फेलियर। अब आप मैं ये कहूंगा कि हैंडलिंग फेलियर ऐसी चीज है कि आपके बार बार रिजल्ट खराब आ रहे हैं, आप वेइंग ही गलत कर रहे हैं, सैंपल ही गलत बना रहे हैं, और दूसरी इंटीग्रेशन में मिस्टेक्स कर रहे हैं, सैंपल को चूज करने में, कॉलम के सिलेक्टिविटी में, हर चीज में मिस्टेक कर रहे हैं। आपका अपना जो है हैंडलिंग बिहेवियर है, एक्यूरेसी इन वर्क है, वही नहीं है, वो फेल है। तो डेफिनेटली फिर तो आपके रिजल्ट वैसे ही ठीक नहीं आएंगे। तो नंबर 9 पॉइंट जो है हैंडलिंग फेलियर वाला, आपने एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को करेक्ट करना है, अपने काम के अंदर परफेक्शन लानी है ताकि आप एक्यूरेसी से एक्यूरेटली काम करें, जिससे मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाते हैं। आल्दो कि हम ह्यूमन है, बीइंग है, तो गलती होती है, उसकी एक लिमिट है। RFT कैलकुलेट होता है लेबोरेटरी के अंदर, राइट फर्स्ट टाइम अपने दिमाग में डाल ले कि कोई भी मैंने काम करना है राइट फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे करना है। तो इसलिए अगर आपका हैंडलिंग फेलियर है आपके बिहेवियर में, वर्किंग बिहेवियर में, वर्किंग बिहेवियर क्या है कि आप लोग चीजों से कैसे हैंडल करते हैं। एक बिहेवियर वो होता है आपका लोगों के साथ, एक बिहेवियर होता है आपके काम के साथ बिहेवियर कैसा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप फेल हैं तो आपके रिजल्ट हमेशा गड़बड़ाएंगे, जिसमें कि बैलेंसिंग की वेइंग है, हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, हैंडलिंग ऑफ द सैंपल्स है, पीक सिलेक्टिविटी है, एंड सो ऑन। डिफरेंट प्रोसीजर है जो टेस्टिंग के अंदर है, उसमें अगर आप चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके हर स्टेप पे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनकरेक्ट सैंपल का, जो मैंने आपको कहा कि समटाइम ऐसा भी आप लोग कर जाते हो कि जो बास्केट के अंदर आपके सैंपल रखे होते हैं, पॉसिबल चांसेस की बात कर रहा हूं ना मैं, जो बास्केट के अंदर बहुत सारे सैंपल रखे, लेट सपोज आपने उठाना था लॉट 1, आपने उठाया लॉट 3, बहुत सारे सैंपल आए वो तो डेफिनेटली, और आपको कहा गया कि इसके रिजल्ट चाहिए। समटाइम तो होता तो ऐसा है कि सारे सैंपल एक साथ लगाए जाते हैं, लेकिन आपको कहा गया कि 4 सैंपल टेस्ट करने, क्योंकि टाइम के लिहाज से आप कर रहे होते, लेकिन आपने उस लॉट के अलावा कोई दूसरी लॉट का सैंपल उठा दिया जो ऑलरेडी टेस्टेड थी। तो इससे भी डेफिनेटली आपका टाइम आपका वेस्ट हो जाता है पूरा, आपकी जो एफर्ट्स है एनालिसिस के सारे ज़ाहिर होती, और ये चांसेस बढ़ाती है कि आपके जो सैम्पलिंग पे पॉसिबल चांसेस होते हैं मिस्टेक के, जिससे आपका रिजल्ट खराब है। डेफिनेटली जब आपने इनकरेक्ट सैंपल ही चूज कर लिया तो आपके रिजल्ट कैसे ठीक एक्सेप्टेबल माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो बहुत सारी बातें इस हवाले से, तो सवाल ये आ रहा था कि कौन से पॉसिबल चांसेस होते हैं मिस्टेक्स होने के जिससे हमारे के रिजल्ट इफेक्ट करते हैं। अब ये बात थी कि लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग से तो डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग कर रहे होते लेबोरेटरी में, डिसोल्यूशन है, मैंने आपको कहा SPLC है, UV है, एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो हर चीज़ पे क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। तो लेकिन मैंने एक HPLC को बेस बना के आपको बताई कि किस तरीके पॉसिबल चांसेस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और किसी के जहन में कोई और क्यूरीज हो कि UV पे किस तरह के पॉसिबल चांसेस होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी पे क्या चांसेस हो सकते हैं, टाइट्रेशन में मिस्टेक के क्या चांसेस हो सकते हैं, तो आपके कमेंट्स कीजिएगा। मैं इस पे अगेन कोई हर एक के हवाले से उसकी क्यूरीज बना दूंगा, हर एक के हवाले पे एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या पॉसिबल चांसेस होते हैं कि इस टेस्टिंग लेवल पे किस तरह के प्रॉब्लम आप कर जाते हैं। वीडियो का एंड करते हैं। आपकी वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।